हेलो बच्चों, मैं दीप्ति शर्मा आज आपको कक्षा 9वीं का समाजीय विज्ञान पढ़ाऊंगी। इसके पहले ही बच्चों मैंने आपको बताया था कि समाजीय विज्ञान में 4 भाग हैं। एक इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र। तो बेटा आज अपन अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। इसके पहले अपन ने लोकतंत्र पढ़ा था, वो नागरिक शास्त्र के अंतर्गत था। आज समाजीय विज्ञान में भाग 4 अर्थशास्त्र पढ़ेंगे अपन। तो बेटा पालमपुर एक गांव, वहाँ पर वो छोटा सा गांव है। वहाँ पर कृषि विकास और अन्य विकास कैसे हुए, तो उन्होंने एक काल्पनिक कहानी बनाई और उसको व्यक्त किया। पालमपुर की एक कहानी है, मतलब एक काल्पनिक है बच्चों। वहाँ पर छोटे से गांव में कृषि का विकास कैसे हुआ, औद्योगिक विकास कैसे हुआ और अन्य चीज़ों का, मतलब नई तकनीकी से कृषि कैसे की जाए, इसका विकास भी उसमें पालमपुर गांव की कहानी में बताया गया है। तो पालमपुर एक गांव की कहानी है बच्चों। यह कहानी अर्थव्यवस्था के माध्यम से इसको समझाया गया है। और ये कहानी कैसी है बेटा? काल्पनिक है। पालमपुर में खेती प्रमुख क्रिया है, मतलब जो पालमपुर गांव है वहाँ पर कृषि, खेती जो होती है वो एक प्रमुख क्रिया है, क्योंकि गांव के लोग पहले कृषि ही करते हैं। जबकि अन्य कोई क्रिया जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन, वहाँ पर आदि सब चीज़ें कैसी हैं? सीमित स्तर पर की जाती हैं। वहाँ उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले जो संसाधन होते हैं प्राकृतिक संसाधन, जो अपन को प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होते हैं। वस्तु और सेवाओं को उत्पादित वस्तु करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार से समायोजित होते हैं? वहाँ पालमपुर गांव के आसपास के कस्बों का विकास, वहाँ मतलब जो गांव छोटे छोटे जुड़े हुए हैं, सड़क गांव के, मतलब एक गांव है वहाँ पर रायगंज, उसके निकटवर्ती कस्बे शाहपुरा में शाहपुर एक गांव है वहाँ पे भी। तो ये एक काल्पनिक कथा बनाकर उन्होंने व्यक्त किया है कि वहाँ पर कृषि कार्य कैसे विकसित हुआ। सड़क व अन्य वस्तुओं से लगी, मतलब वहाँ पर बैलगाड़ी से लेकर वाहन, कोई भी वाहन, साइकिल, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रक, एक गांव में दूसरे गांव जाने के लिए वहाँ पर विभिन्न जाति के लोग रहते हैं। लगभग उस गांव में कितने लोग रहते हैं? 450 लोग रहते हैं। और वहाँ पर सड़क, परिवहन, बिजली, सिंचाई, विद्यालय, स्वास्थ्य तंत्र केंद्र सब क्या है? पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर इसका विकास है। भारत के गांव में खेती उत्पादन प्रमुख गतिविधि होती है, मतलब जो भारत देश है वहाँ के गाँव में जो खेती होती है वहाँ पे वहाँ की वो प्रमुख गतिविधि में आता है। उत्पादन गतिविधि में उन्हें गैर कृषि क्रियाएं भी कहा जाता है। विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं। वहाँ पर छोटे छोटे लघु विनिर्माण है, परिवहन है, दुकानें हैं, वहाँ पर उस गांव में सब चीज़ें क्या है? शामिल है। उत्पादन के बारे में कुछ सामान जानने के लिए 2 प्रकार की क्रियाओं पर विचार हम कर सकते हैं। तो पहला है उत्पादन का संगठन। तो उस छोटे से गांव में उत्पादन कैसे किया जाता है और उत्पादन वहाँ पर कैसे होगा? तो उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है? ऐसी वस्तुओं सेवाओं को उत्पादित करना जिसकी हमें क्या होती है? आवश्यकता होती है। वस्तु उत्पादन के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होता है। कोई भी वस्तु हो बेटा, उसके उत्पादन के लिए 4 चीज़ों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। पहली आवश्यकता है बेटा भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज, ये सब क्या है? पहली आवश्यकता है। तो जो प्राकृतिक संसाधन है अपन को प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, जैसे जल हो गए, वन हो गए, खनिज हो गए, है ना। अपन किसी भी कार्य करेंगे, जैसे खेती ही करेंगे तो अपन को जल की आवश्यकता हो। फिर दूसरी आवश्यकता होती है श्रम, जो लोगों से अपन काम लें। उत्पादन क्रिया में जरूरी है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की, मतलब जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, वो उत्पादन क्रिया की जानकारी रखता हो। दूसरी क्रिया में शारीरिक कार्य करने के लिए, मतलब जो खेतों में काम करने के लिए या जो भी काम करना है,
श्रमिक की आवश्यकता होती है, क्योंकि श्रमिक के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक संप्रदान करता है। तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर को अपेक्षित कई तरह से आगत मतलब जो अपन लागत लगाते हैं उस प्राप्त ना होता है। भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें मतलब जो कौन कौन सी वस्तु चीज़ें आती हैं वो बताएंगे बेटा। तो सबसे पहले स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी के अंतर्गत आएगा बेटा औजार, मशीन, भवन, अत्यंत साधारण औजार, किसान का हल, मशीनें, जनरेटर, कंप्यूटर आदि, ये सब चीज़ें स्थायी होती हैं बेटा। अपन एक बार पूंजी लगा कर खरीद लेते हैं और ये कई सालों तक मतलब अपन को ये काम आती रहती है, क्योंकि ये वस्तुएं एक बार नष्ट होने वाली नहीं है। उत्पादन में कई वर्षों तक इनका उपयोग किया जाता है, ये कहलाती हैं स्थायी पूंजी। फिर कार्यशील पूंजी। कार्यशील मतलब जो समय के साथ बदलती है, इनका उपयोग अपन समय समय पर, तो उसमें आएगा कच्चा माल, मुद्रा, नगद उत्पादन। मुद्रा होती है मतलब जो पैसा पूंजी होती है। उत्पादन के कई प्रकार के कच्चे माल की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। बुनकर द्वारा किए जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा बनाए मतलब जो प्रयोग की जाने वाली मिट्टी, उत्पादन के द्वारा भुगतान के लिए जरूरी माल तैयार करके मतलब उसको जो अपन देखो दिवाली आती है, दिए ये बनाते हैं, ये सब क्या काम है, कार्यशील पूंजी के अंतर्गत। तो मिट्टी के उत्पादन से जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसे की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल, नगद पैसे कार्यशील पूंजी कहलाते हैं। औजार, मशीन, भवन विभिन्न क्रियाओं के दौरान ये समाप्त हो जाती हैं। चौथी आवश्यकता होती है स्वयं उपयोग हेतु बाजार में बिक्री एवं अपन किसी चीज़ में पैसा लगाते हैं, उसके बाद अपन उत्पादन करते हैं, फिर चौथी प्रक्रिया क्या होती है, अपन उसको बाजार में विक्रय हेतु प्रस्तुत करते हैं या बाजार में लाते हैं। उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी एक साथ प्रयोग में ज्ञान मतलब उद्यम की आवश्यकता पड़े आजकल मानव पूंजी भी कहा जाता है। अपन जो भौतिक पूंजी को एक प्रकार से प्रयोग करने योग्य बनाने के लिए उद्यम जो लगाते हैं वो मानव पूंजी भी कहा जाता है। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को समायोजित करने वाले संगठन होता है। उत्पादन के कारक भी कहा जाता है। पालनपुर की कहानी को पढ़ने में क्रम में हम उत्पादन की 3 कारकों के बारे में पढ़ा। तो भूमि अपन ने ये कारक पढ़े, 3 कारक हो गए बेटा। उसके बाद कृषि पर आ जाइए। कृषि भूमि मापने की इकाई हेक्टेयर है। गांव में भूमि का बीघा आदि की जैसे क्षेत्रीय कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्र के बराबर होता है। छोटे छोटे खेतों में जो कृषि कार्य करते हैं, है ना, जिस प्रकार की फसलें काय पर उस सब मतलब उस भूमि पर पैदा की जाती हैं, जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं उन्हें देखकर पालमपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग में। कोई भूमि यहाँ बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में खरी, ज्वार, बाजरा की फसलें होती हैं। पौधों को पशु के चारे के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसके बाद अक्टूबर में यहाँ आलू की खेती होती है। सर्दियों के मौसम में यहाँ रबी की खेती होती है। उत्पादन के लिए परिवार के खाने के लिए गेहूँ, किसान मतलब जो गेहूँ उत्पादन करते हैं तो परिवार के लिए भी रख लेते हैं और मंडी भी भेज देते हैं बेचने के लिए। फिर उसके बाद गेहूँ की खेती के बाद वहाँ पे गन्ने का उत्पादन भी होता है। गन्ने के रूप में फिर व्यापारियों को जब गन्ना उत्पन्न हो तो व्यापारियों को वो बेच देते हैं। भारत के सभी गांवों में उच्च स्तरीय व्यवस्था है। मैदान के अतिरिक्त हमारे देश में 30 क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों में और दक्षिणी के पठार में सिंचाई कैसी होती है, कम। देश में आज क्षेत्रों पर खेती मुख्य वर्षा पर मतलब जो क्षेत्र होते हैं बेटा जहाँ पर कृषि काय पर निर्धारित होती है, वर्षा पर।
मुख्य वर्षा पर निर्भर होती है। एक वर्ष में भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की बहुविधि, मतलब जो एक से ज़्यादा, एक खेत में मतलब एक से ज़्यादा फसलें उत्पन्न करने के लिए उन्हें बहुविधा फसल प्रणाली कहते हैं। भूमि का एक टुकड़े में उपज बढ़ने की सबसे सामान्य प्रणाली है जमीन के टुकड़े में उत्पादन बढ़ाने का तरीका, विधि फसल प्रणाली। दूसरा तरीका है अधिक उपज में खेती में आधुनिक कृषि का प्रयोग करना, मौसम के अनुसार फसल उगाना, परंपरागत बीजों को सिंचाई की आवश्यकता होती है। फिर यहाँ पर किसानों के पास गाय होती है, गाय के गोबर से क्या बनती है बेटा? खाद बनती है। गाय के गोबर, दूसरा प्राकृतिक खादों का प्रयोग, किसानों के पास तत्काल उपलब्ध खरीदने के लिए उन्हें खरीदना भी पड़ता है। फिर है रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक वो होते हैं बेटा जिससे उसके आधार पर मिट्टी, जैसे कि आपको अच्छी खेती करना है ना, उत्पादन बढ़ाना है, खेती का कृषि मतलब कोई भी चीज़ का अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है तो रासायनिक उर्वरक भी आपको उपयोग करने हैं। किसको? किसान, है ना। ऐसे किसान जो मिट्टी में घुल जाते, रासायनिक उर्वरक जैसे खनिज जो मिट्टी में क्या होते हैं? घुल जाते हैं, पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे अपन कोई रासायनिक पदार्थ डालते हैं तो मिट्टी में डालते हैं, तो मिट्टी में डालने से पौधों को वो तुरंत मतलब उससे मिलता है उसकी जो मिट्टी में घुलने पर, और वो मिट्टी लंबे समय तक उनको क्या करती है? धारण कर लेती है। मिट्टी से निकलकर मोम जल नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर, मतलब जो मिट्टी होती है जो नदियों में अगर बह जाती है या कुछ, तो उसमें जो कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और कुछ समय पश्चात मिट्टी अगले दिन की तुलना में कम उपजाऊ रह जाती है। तब एक बार खेती करने के लिए वो रासायनिक उर्वरक एक बार ही उपयोग हो, उसके बाद आपको फिर से उसमें रासायनिक खाद आदि का प्रयोग करना होगा। रासायनिक खाद के प्रयोग से होती है, कम हो जाती है, अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरक और का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब है खेती की लागत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो अधिक उपज वाले बीज वाले, मतलब खेती को बढ़ाने के लिए आपको अधिक उपज वाले बीज लेने होंगे, उर्वरक लेने होंगे और कीटनाशक डालना होगा, जिससे अच्छी आपका कृषि, मतलब जो कृषि कर रहे हैं आप जिस भूमि पर, तो आपको उत्पादन या अनाज अच्छी मात्रा में प्राप्त हो। इसके लिए बांध, मतलब बिजली, सिंचाई, नहरें, मतलब उसके अगर आप खेती करोगे तो पानी भी आवश्यक है। आप खेती करने के लिए आपको खेत को जोतना है, उसके लिए आपके लिए ट्रक भी, ये सब क्या है? आपके आधुनिक कृषि के लिए करने के लिए, उपज बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ों की आवश्यकता होती है जो आप चित्र में देख रहे हैं। किसानों को भूमि किस प्रकार से वितरित, खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है? खेती में काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं होती। कुछ लोगों के पास भूमि होती है बच्चों, कुछ लोगों के पास भूमि नहीं होती। पालमपुर में, ऐसे ही एक पालमपुर गांव की मैं आपको कहानी बता रही हूँ ना, उसमें 450 परिवार में लगभग एक तिहाई, मतलब 150 परिवार के पास क्या है? भूमि नहीं है, और वो दूसरों के खेतों पर क्या करते हैं? काम करते हैं और अपनी जीवन उपार्जना करते हैं। भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों के छोटे छोटे किसान खेती करते हैं। गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लाट हैं, खेत हैं, जो पालमपुर के मझौले और बड़े किसानों के परिवार के पास हैं। वो उसमें कृषि करते हैं। तो जो मझौले और बड़े किसान होते हैं ना, तो उसमें किसानों को क्या मिलती है? श्रम की व्यवस्था कौन करता है? जब वहाँ के गांव में जिनके पास भूमि नहीं है, वो उनके खेतों में काम करके श्रम की व्यवस्था उन्हीं से होती है। भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का महत्वपूर्ण कारक होता है। ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो जो छोटे छोटे किसान होते हैं परिवार के साथ अपने खेतों में, तो जो छोटे छोटे किसान होते हैं अपने परिवार के साथ साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं।
और खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। और मझोले और बड़े किसान जो होते हैं वह खेतों में काम करने के लिए श्रमिक लगाते हैं। तो जिनके पास भूमि नहीं होती है तो वो श्रमिक का कार्य बड़े और मझोले जो किसान होते हैं उनके यहाँ। तो कृषि कार्य हेतु मतलब कैसे कृषि की जाती है, कृषि कार्य के लिए फसल कटाई, बोनी, बुआई सब के लिए। तो आप ये चित्र देख रहे हो बच्चों फसलों के बारे में। मतलब पहले क्या करते हैं, पहले फसल उगाने के लिए पहले अपन हल से खेत जोतते हैं, फिर बुआई करते हैं, बीज डालते हैं, फिर अच्छी उसके लिए अपन कीटनाशक दवाई डालते हैं और सिंचाई के लिए आपको फिर उसके बाद कटाई करते हैं। ठीक है। अब बच्चों आपका गृह कार्य, आप इस PDF को देखोगे, इसके आंसर जो आपको प्रश्न मैंने पूछ रही हूँ इसके आंसर इसी में है। स्थायी पूंजी क्या है और कार्यशील पूंजी क्या है। आपको मैंने बताया था स्थायी पूंजी तो स्थायी तौर पर और कार्यशील पूंजी कच्चे माल की। उत्पादन संगठन का वर्णन कीजिए। तो उत्पादन संगठन क्या है उसका वर्णन। आपको पूरा PDF में सारे आंसर हैं बेटा। आप PDF अच्छे से देखोगे और सारे क्वेश्चन के आंसर आपको काय में करना है, कॉपी में लिखना है और याद करना है। तीसरा प्रश्न है बेटा, खेती के आधुनिक विधि के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती है। मतलब खेती की तकनीकी विकास के लिए किस किस चीज़ की आपको आवश्यकता। सबसे पहले उपरक शक्ति, रासायनिक प्रयोग और नलकूपों द्वारा सिंचाई, है ना। ये सब मैंने अभी आपको आपके PDF में ये सारी चीज़ें हैं। आप इसको ध्यान से देखोगे और कॉपी में नोट करो।